स्टडी कि बेसिकली प्राइसिंग जो है एक सेकेंड पी है आपके मार्केटिंग मिक्स का, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डिसीजन, एक इम्पोर्टेंट डिसीजन है किसी भी फर्म के लिए, किसी भी कंपनी के लिए। और प्राइसिंग जो है बेसिकली क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जहां कोई भी कंपनी जो है वो प्राइस को सेट करती है, लाइक काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी दे आर मेकिंग फॉर देयर पर्टिकुलर प्रोडक्ट। क्लियर है? और प्राइस क्या होता है, दैट इज द अमाउंट विच वी आर टेकिंग, which we are the company is taking for their product and we are giving as a consumer for exchange of the value। ठीक है, तो that is the price। तो प्राइस और प्राइसिंग तो हम लोगों ने समझ लिया था। प्राइसिंग जो है बेसिकली ये इंपॉर्टेंट डिसीजन इसीलिए बिकॉज दिस इज द ओनली पी फ्रॉम विच द कंपनी इज एबल टू गेट द अमाउंट। फॉर अदर पीस दे जस्ट नीड टू इनकर द अमाउंट, दे जस्ट नीड टू expense or they just need to spend the amount, but in this case they are getting the amount, so that's why this is the important one। अब हमने पढ़ा था कि what are the various objective of pricing, why we need to be very much clear with the pricing। सबसे पहली बात कि प्राइसिंग जो है वो आपके प्रॉफिट को या फिर रेवेन्यू को अर्न करने में हेल्प करेगा। प्राइसिंग जो है दैट विल हेल्प यू टू अर्न द प्रॉफिट and revenue, and with that profit and revenue you are able to expand your business। आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। आपको ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देगा, यानी कि जितना आपने पैसा खर्च किया है प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने में, लगाने में, मार्केट में अवेलेबल कराने में, तो यू विल गेट द अमाउंट, मतलब जितना ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, जितना आपने इन्वेस्ट किया यू विल गेट द ROI एज वेल। और सेकेंड हो गया आपका प्रॉफिट सर्वाइवल। अगर कोई कंपनी है जहां पर उसको प्रॉफिट है हो ही नहीं रहा है, रेवेन्यू नहीं हो रहा है, तो दैट कंपनी कैन नॉट सर्वाइव फॉर द लॉन्ग टाइम। सो फॉर द सर्वाइवल पर्पस, फॉर कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर फैक्टर्स, यानी कि अगर आपको कंपनी चलाने के लिए आपको ये प्रोडक्ट बनाना है, अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देनी है, तो यू जस्ट नीड टू अर्न द प्रॉफिट। तो प्राइसिंग इसमें भी हेल्प करता है। ठीक है, और आपके मार्केट शेयर को इंक्रीज करने में भी बेनिफिशियल होगा कि जब लार्ज नंबर ऑफ, जब प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव आप शेयर ऐसा बनाइएगा जो आपके मार्केट शेयर के लिए एलिजिबल हो और आप इजीली मार्केट शेयर को एक्सपैंड कर सके, यानी कि ज्यादा से ज्यादा आप मार्केट में फैल सके, स्प्रेड हो सके, इंक्रीज कर सके। और एक चीज और भी लिख लीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव ऑल्सो हेल्प्स टू इंक्रीज द प्रोडक्ट, इंक्रीज या डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट लाइन, यानी नए नए प्रोडक्ट लाइन, नए नए ब्रांड, नए नए प्रोडक्ट को मार्केट में लाने में भी, लॉन्च करने में भी वो आपकी हेल्प करेगा। जब आपको बेनिफिट होगा, जब आपको पैसे मिल रहे होंगे, तो आप अपने आप को एक्सपैंड करने की कोशिश कीजिएगा, तो इट विल हेल्प इन एक्सपेंशन मार्केट शेयर। ठीक है, एक्सपेंशन एंड मार्केट शेयर। और एक और मैंने आप लोगों को बताया था कि दैट ऑल्सो लीड्स टू इंक्रीज द प्रोडक्ट क्वालिटी, लाइक इफ यू आर टेकिंग द हाई कॉस्ट देन यू कैन ऑल्सो इंक्रीज द प्रोडक्ट क्वालिटी, यानी प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी आप कंपैरेटिवली विद द प्राइस आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं। एंड एक चीज और है कि जब आप अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी इंक्रीज कीजिएगा ना, तो आपको अपने आप ही कॉस्ट भी मिलना शुरू हो जाएगा, उस प्राइस भी मिलना शुरू हो जाएगा। So these are the 5 objectives which we studied in the last class. Now today we are going to do what are the factors which is affecting the pricing decision, यानी कि फर्म को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसके प्राइसिंग डिसीजन को इफेक्ट करते हैं। व्हाट आर द वेरियस फैक्टर? तो सबसे पहला जो है दैट इज अ कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर, यानी कि कंपटीशन का लेवल। ठीक है, अब जो मार्केट कंडीशन है वो बेसिकली वैरी करता है, चेंज करता है मार्केट के स्ट्रक्चर को ही नहीं, प्राइसिंग डिसीजन को भी। ठीक है, अब यहाँ कितने ज्यादा कॉम्पिटिटर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, दैट आल्सो लीड्स टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द कंपनी, यानी कि मार्केट में जितना लोग अवेलेबल हैं, जितने भी कंपनीज एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ डील करिए, दे जस्ट नीड टू फिक्स द प्राइस अकॉर्डिंग टू दैट। अब यहाँ पर एक ग्राफ गिवन है जिसमें एक बेसिकली एक पिक्चर गिवन है जहां पर बताया जा रहा है कि 3 तरीके का मार्केट होता है हमारा, 3 तरीके के कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में। एक होता है परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली और मोनोपोली। तो ये 4 है, लेकिन आप इसको समझ सकते हैं कि ओलिगोपोली मार्केट में क्या होता है कि यहाँ पर कुछ ही कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कि आपके ज्यादातर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज इसमें आते हैं ओलिगोपोली में, जैसे कि आपके स्टील इंडस्ट्री हो गया, फिर आपके ऑटो इंडस्ट्री हो गया, कंप्यूटर प्रोसेसर इंडस्ट्री हो गया। तो ये सारे जो इंडस्ट्रीज हैं दे कम्स अंडर द ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगोपोली जहां पर कुछ ही कॉम्पिटिटर आपस में मार्केट में है, और यहाँ पर सिचुएशन ऐसा होगा कि जो प्राइस फिक्स होगा दैट विल अकॉर्डिंग टू ओनली 2 to 3 प्लेयर्स,
यानी 2 से 3 जो प्लेयर्स हैं वही मार्केट में प्राइस को डिसाइड करने में हेल्प करेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर उनका जो मॉडल है और उनका जो टाइप है, अगर दो कंपनी ऑटो मोबाइल की, कोई भी कंपनी, ऑटो इंडस्ट्री की वही बात हो रही है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, तो दो अगर एक जैसा मॉडल, एक जैसा प्रोसेसर, एक जैसी फैसिलिटी है तो लगभग प्राइस भी ज्यादा वैरी नहीं करेगा। तो यहाँ ऑलिगोपॉली सिचुएशन में कुछ सेलर होते हैं, मार्केट एंट्री करना बहुत ही हाई मतलब बैरियर अवेलेबल होता है, यानी बहुत रुकावट होगी, ठीक है। और ऐसे इंडस्ट्री में एंट्री करना भी मुश्किल है, बहुत कॉस्टली इंडस्ट्री होती है और कोई भी छोटे मोटे मैन्युफैक्चरर इसमें एंटर नहीं होते। तो ऑलिगोपॉली समझ में आया। यहाँ पर दूसरा है मोनोपॉली। मोनोपोली का मतलब क्या होता है कि जहां पर मेजॉरिटी में एक ही ऐसी कंपनी है जो प्राइस को फिक्स करने में बेसिकली हेल्प करे, लाइक एक ही इंडस्ट्री जो है वो डोमिनेटिंग पोजीशन पे है और वही प्राइस को बेसिकली दूसरे इंडस्ट्री का भी रेगुलेट कर रही है, ठीक है। तीसरा आपका आता है एक परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या होता है, जहां पर बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं, सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट में डील करते हैं। ज्यादातर एफएमसीजी की बात कर ले तो जैसे टूथपेस्ट दो कंपनी बना रही है तो सेम ही टाइप में परफेक्ट कंपटीशन में आएगी। अगर प्राइस एक कंपनी लो कर रही है तो दूसरी वाली ऑटोमेटिकली उसको लो कर देगी, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स है, ठीक है। एक आपका बच गया मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो होता है ये, इसमें न्यूमरस सेलर्स होंगे, ठीक है, और जो टैंजिबल और इनटैंजिबल प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे। तो यहाँ पर भी सेम ही है, लाइक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है दैट इज, एंड जो परफेक्ट कंपटीशन है यहाँ लगभग सेम है, लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ध्यान से देखिएगा कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है एक मार्केट स्ट्रक्चर है जहां पर न्यूमरस सेलर्स है, यानी बहुत सारे सेलर्स हैं और वो डिफरेंट मतलब डिफरेंशिएटेड ऑफरिंग कर रहे हैं, मतलब कि जो प्रोडक्ट है वो अलग अलग डिफरेंट, मतलब एक दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करके ब्रांड इमेज बना रहे हैं और प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। और साथ साथ में जो बेसिकली ये अलाउ कर रहे हैं कंपनी को टू सेट द प्राइस देन इट्स कॉम्पिटिटर्स, यानी कि यहाँ पर सिचुएशन क्या, लाइक परफेक्ट कॉम्पिटिशन में लगभग सेम टाइप के प्रोडक्ट में कंपनीज डील कर रहे हैं। मोनोपोलिस्टिक में अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स की एट्रीब्यूट्स है, अलग अलग ब्रांड इमेज है, और यहाँ पर वो एक साथ कंपीट कर रहे हैं और एक कॉम्पिटिटर के प्राइस के हिसाब से अपना प्राइस सेट कर रहे हैं। यहाँ पर सेम चीज वही परफेक्ट कंपटीशन में भी सेम है कि यहाँ लार्ज सेलर्स और बायर दोनों ही लार्ज है, यानी बायर्स भी बहुत सारे हैं और सेलर्स भी बहुत सारे हैं, ठीक है। और यहाँ पर सिचुएशन क्या है कि सारे प्रोडक्ट की कैटेगरी सेम है। देखिए ऑलिगोपॉली का मतलब ही होता है कि जहां पर 2 से 3 सेलर्स होते हैं, ठीक है। जब हम मोनोपोली की बात करते हैं तो एक जो सेलर होगा वो होगा डोमिनेटिंग पोजीशन पे। जब हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करते हैं तो यहाँ के केस में क्या होंगे कि सेलर्स बहुत सारे होंगे, मतलब सेलर्स बहुत सारे हैं और प्रोडक्ट उनके पास ना बहुत अलग अलग कैटेगरी का है, मतलब डिफरेंट कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका परफेक्ट कंपटीशन है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट है, यहाँ पर सेलर भी बहुत ज्यादा है और आपके बायर भी बहुत ज्यादा है, और जो प्रोडक्ट कैटेगरी है ना वो सेम है, यानी कि प्रोडक्ट कैटेगरी अलग नहीं, जैसे मैगी हो गया, टॉप रमन हो गया, चिंग्स हो गया, तो ये सारी एक ही कैटेगरी में मतलब बेसिकली डील कर रही है प्रोडक्ट में। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या हो जाएगा कि आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरी बदल जाएगी, जैसे कोई सूप बना रहा है, कोई मैगी बना रहा है, कोई इस टाइप की कैटेगरी हो जाएगी। मोनोपोली में जहां एक ही सेलर है जो पूरे मार्केट के प्राइस को रेगुलेट करो, ऑलिगोपोली जहां पर 2 से 3 ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स हैं और ज्यादातर ये महंगे और एक्सपेंसिव इंडस्ट्रीज में होता है। तो यहाँ पर कंपटीशन जो है वो एक बहुत बड़ा मेजर रोल है उसका प्राइस डिसीजन को बनाने में, प्राइस स्ट्रक्चर को रेडी करने में। क्लियर है? तो टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिशन हमने देख लिया। नेक्स्ट है प्राइस सेटिंग प्रोसीजर, यानी प्राइस को आप किस हिसाब से सेट कीजिएगा, हाउ यू विल सेट द प्राइस। अभी मैं कुछ और भी आपको बता देती हूँ, कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो प्राइस को इफेक्ट करते हैं, वो भी लिख लीजिए। दैट इज नॉट गिवन इन योर बुक बट यू कैन राइट। फैक्टर्स विच अफेक्टिंग द प्राइसिंग डिसीजन, फैक्टर्स विच अफेक्टिंग द प्राइसिंग डिसीजन। पहला तो कंपटीशन हो गया, कॉम्पिटिटिव फर्म जो मैंने आपके बुक से बताया, कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर, ठीक है।
कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर बता दिया। अब एक ध्यान रखिएगा कि दो तरीके का बेसिकली फैक्टर होता है जो प्राइस को इफेक्ट करता है, दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल। जो कॉम्पिटिटिव बताया दैट इज द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में आएगा वो, लेकिन बुक में था तो मैंने उसको एक बार बता दिया आप लोगों को। अब इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हैं या फिर चेंज करते हैं? आपने ऐसे लिख लिया, हामिद ऐसे बना लीजिएगा, प्राइस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर। जो कंपटीशन मैंने बताया है ना आपको, भी कॉम्पिटिटिव दैट इज अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल, तो कंपटीशन के बगल में एक्सटर्नल फैक्टर लिख लीजिए, एक्सटर्नल। तो इंटरनल फैक्टर्स में सबसे पहले लिखिए, फर्स्ट पॉइंट इन इंटरनल फैक्टर, कंपनी का ऑब्जेक्टिव, कंपनीज ऑब्जेक्टिव। कंपनीज ऑब्जेक्टिव, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कंपनी जो है वो बेसिकली जो प्राइस बना रही है, यानी एग्जांपल के लिए मान लो, एग्जांपल के लिए देख लो कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है। एग्जाम्पल में अगर कोई कंपनी है जिसका डिजायर है कि वो टारगेट करे आरओआई, रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो ऐसे केस में जो प्राइसिंग डिसीजन होगा वो टोटल जो सेल रेवेन्यू और जितने भी उसके प्रोडक्ट्स होंगे वो टोटल ऐसे होंगे दैट एक्सीड द टोटल कॉस्ट बाय अ सफिशिएंट मार्जिन, ठीक है, ताकि उनको डिजायर्ड आरओआई मिल जाए। ध्यान दीजिएगा, देखिए मैं आपको एक बताती हूँ। यानी कि मान लीजिए कि कोई कंपनी है, उसने 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, यानी 50 लाख रुपए उसका लगा है। अब उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि पहले ये 50 लाख को हम कवर करने की कोशिश करें, यानी कि मार्केट में हमारा जो एस्टैब्लिशमेंट है वो सबसे पहले इस चीज को वसूलना है मुझे। तो ऐसे केस में कभी भी कंपनी जो है ना अपने प्राइस जो है अपने प्रोडक्ट का कभी भी वो लो नहीं रखेगी, वो कोशिश करेगी कि वो हाई रखे ताकि आरओआई जो है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उनको जल्दी से जल्दी मिले। तो ऐसी जो कंपनीज होती हैं ज्यादातर छोटी कंपनीज होती हैं, ज्यादा बड़ी कंपनीज नहीं होती हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएंगी जब उनको कोई बेनिफिट या प्रॉफिट या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा। सो आपकी कंपनी को स्टैब्लिशमेंट जब किया गया है तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव आपने बनाया है वो बहुत मैटर करता है, कि आपको सबसे पहले कंज्यूमर गेन करना है, आपको आरओआई लेना है, आपको मार्केट शेयर इंक्रीज करना है, आपको कॉम्पिटिटर्स को देखना है। तो आप ये ऑब्जेक्टिव पहले क्लियर रखिएगा कि आपका क्या मेन पर्पस है प्राइस डिसीजन लेने का। सबसे पहला मकसद होना चाहिए कंपनी का ऑब्जेक्टिव। तो कंपनी ऑब्जेक्टिव एक इंटरनल फैक्टर हुआ पहला। दूसरा है, सेकंड इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो कहीं पर भी किसी भी कंपनी में जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, दे आर टेकिंग ऑल काइंड ऑफ डिसीजन, यानी डिसीजन लेने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो होता है टॉप लेवल का रोल। क्या वही पूरा का पूरा मेजर डिसीजन लेते हैं। बट आपकी कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है, सिचुएशन क्या है, क्या आप कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन का, क्या आपके यहाँ पर एक हार्मोनियस रिलेशनशिप है सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट के बीच में। सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट पता है बेटा, बच्चे पता है सुपीरियर सबऑर्डिनेट क्या होता है? सुपीरियर मैम टॉप लेवल जो होते हैं, सुपीरियर टॉप लेवल, सबऑर्डिनेट हु इज वर्किंग इन अंडर ऑफ सम एम्प्लॉय, राइट। तो सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप कैसा है, क्या आप अपने फर्म्स के वर्कर्स या फिर एम्प्लॉयज को अलाउ करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, ठीक है, क्या आपके सारे एम्प्लॉयज जो है वो आपको सजेशंस देते हैं, व्यूज देते हैं प्राइसिंग पॉलिसी से रिलेटेड। अगर इस तरीके का सिचुएशन है तो मे बी जो प्राइसिंग डिसीजन होगा वो सारे लोग मिलकर लेंगे, लाइक एम्प्लॉयज, वर्कर्स, टॉप लेवल, एक जो बेस्ट लगेगा वो ऑप्ट किया जाएगा। तो लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर और एक बोल सकते हैं कि एम्प्लॉयज रिलेशनशिप है वो भी इफेक्ट करेगा प्राइसिंग डिसीजन को। तो ये हो गया इंटरनल फैक्टर, ओके, इंटरनल ही में चल रहे हैं अभी हम लोग। यस मैम। थर्ड लिखिए मार्केटिंग मिक्स, थर्ड इज मार्केटिंग मिक्स। तो ये तो आपका थर्ड पी था, ये सेकंड पी है आपका प्राइसिंग, ठीक है, सेकंड आपका पी है प्राइसिंग। तो यहाँ पर आप बाकी पीस पे कितना पैसा इनकर कर रहे हैं, लाइक मान लीजिए प्रोडक्शन में आपका रॉ मटेरियल का क्या कॉस्ट है, फाइनल बनाने तक उसमें ओवरहेड कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, रेंट कॉस्ट, मतलब जितना जुड़ गया, साथ साथ आपने उसमें एडवर्टीजमेंट किया,
उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगाया, तो एक पूरा एस्टिमेशन आप बनाइएगा कि बाकी के तीनों पीस में आपके पैसे कितने खर्च हो रहे हैं। तो लाइक जितना ज्यादा खर्च होगा, प्राइस आप कोशिश कीजिएगा उतना ही हाई रखने का। अगर आपका लो कॉस्ट में प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है और कम आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच, तो ऐसे केस में आप प्राइस लो भी रख सकते हैं, ठीक है। तो लाइक प्रोडक्शन, प्रमोशन और बाकी का जो एक और प्लेस, जो ये तीनों पीस हैं, उसमें बेसिकली आपका जो बेसिकली कितना पैसा खर्च हो रहा है, एक दूसरे से सब रिलेटेड है, राइट। तो आपके पैसे कितने खर्च हो रहे हैं, मार्केट का कंडीशन चेंज हो रहा है, तीनों पीस में चेंजेस आ रहे हैं। जैसे एक बार आपने एडवर्टीजमेंट किया, आपका प्रोडक्ट सेल होने लगा, फिर अचानक से आपने एडवर्टीजमेंट कम कर दिया, या फिर एडवर्टीजमेंट होने के बाद भी प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है। तो लाइक अदर जो 3 पीस में अगर कोई भी चेंजेस आएगा, तो उसका चेंज का इफेक्ट डायरेक्टली आपके प्राइसिंग डिसीजन पे भी पड़ेगा। क्लियर हो गया ये मार्केटिंग मिक्स का इफेक्ट। नेक्स्ट है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ये सारे इंटरनल है, हाँ में लिख लीजिएगा इंटरनल फैक्टर्स। यस मैम। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि लाइक अगर आपने प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में आप बना रहे हैं विद न्यू स्टाइल, न्यू पैकेजिंग, आप उस पर बहुत ज्यादा कॉस्ट इनकर कर रहे हो उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, डिजाइन बनाने के लिए, ठीक है। और क्यों ऐसा कर रहे हो, ताकि आपको ज्यादा प्राइस मिल सके मार्केट में। तो आप ऑब्वियसली ज्यादा प्राइस के लिए प्रोडक्ट को डिफरेंट थोड़ा बना रहे हो, उसकी स्टाइल अलग कर रहे हो। और साथ साथ इसमें 2 मोटिव, एक तो प्राइस भी ऐसे केस में हाई ले सकते हो, और दूसरी चीज कि आप ना एक चीज और कर सकते हो कि जो कॉम्पिटिटर है उससे अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट भी कर सकते हो। तो लाइक इसका 2 पर्पस होता है कि कोई भी आप नई डिजाइनिंग बना रहे हो, प्रोडक्ट को डिफरेंट मार्केट में शो कर रहे हो, तो ऐसे केस में आप प्रोडक्ट का चेंज कर सकते हो, मतलब प्राइस जो है वो हाई रख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे ली है, एरो है, पार्क एवेन्यू की जो शर्ट्स हैं वो ज्यादातर हाई प्राइस में सेल होते हैं मार्केट में। द रीजन बिहाइंड इट दैट दे आर मेकिंग अ वेरी, मतलब बोल सकते हैं ना कि वेरी मैट टाइप का और बहुत फॉर्मल शर्ट्स बेसिकली वो बनाते हैं। तो वो आपके इंटरव्यू पर्पस के लिए और एक कॉर्पोरेट लुक के लिए बहुत सुटेबल है। तो ऐसे केस में आप उस प्रोडक्ट का प्राइस हाई रख सकते हो। एग्जाम्पल में मैं और भी बता सकती हूँ, जैसे पर्स वगैरह अगर आप देखोगे, एक नॉर्मल पर्स और एक बोल सकते हैं रेक्टेंगल शेप का एक प्रॉपर डिजाइन हैंडल, अगर आप इस तरीके का प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हो मार्केट में, बहुत स्पेशल दिख रहा है, थोड़ा यूनिक दिख रहा है, तो उस केस में भी आप प्राइस प्रोडक्ट का हाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो आपका लास्ट जो एक रीजन है इंटरनल फैक्टर, लाइक कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, यानी जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है वो बनाने में आपको कितना पड़ा, फाइनल प्राइस जो है कॉस्ट कितना पड़ा आपको प्रोडक्ट में, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एक रीजन है। प्राइसिंग डिसीजन जो है कि मतलब प्रोडक्ट जो है वो मतलब अगर प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है अगर वो लो है, ठीक है, तो फर्म जो है वो ऑब्वियस सा बात है कि लो प्राइस में लो मार्जिन के साथ नहीं, लेकिन एक अच्छे मार्जिन के साथ लो ही कॉस्ट रहेगा। लाइक 50 रुपए किसी चीज को बनाने में लग रहा है, तो लाइक 20 रुपए एड ऑन करके भी मार्केट में सेल हो सकता है। बट अगर 100 रुपए लगेगा तो डेफिनेटली यू जस्ट नीड टू चार्ज द मोर मार्जिन इन दैट, राइट। तो प्राइसिंग डिसीजन जो है वो बेस्ड होता है कॉस्ट प्रोडक्शन पे, यानी प्रोडक्शन में कितना कॉस्ट लगा। इफ अ प्रोडक्ट इज प्राइस लेस देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, अगर तो इस केस में फर्म को लॉस होगा। अगर मुझे 50 रुपए बनाने में लगा तो मैं 30 रुपए थोड़ी ले लूंगी उस प्रोडक्ट का। मान लो ये चश्मा ले लो, और ये चश्मा बनाने में मुझे 500 रुपए खर्च हो रहा है, तो मैं इसका 500 से ऊपर ही प्राइस लूंगी ना, इसका 200 रुपए प्राइस तो नहीं ले लूंगी। तो लाइक हमेशा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे ध्यान रखना है कि आपको फाइनल पैसा कितना लगा है प्रोडक्ट को बनाने में। तो ये कुछ फैक्टर्स थे इंटरनल जो प्राइसिंग डिसीजन को इफेक्ट करते थे। एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या क्या चीजें आ सकती हैं एक्सटर्नल फैक्टर में? एक्सटर्नल फैक्टर्स में आपका डिमांड आ सकता है। डिमांड के बारे में हम थोड़ा सा आपके बुक से भी देख लेते हैं। डिमांड का मतलब क्या होता है कि आपने जो प्रोडक्ट मार्केट में सेल करना शुरू किया है उसका डिमांड कितना है मार्केट में, कंज्यूमर्स उसको कितना पसंद कर रहे हैं, कितना लाइक कर रहे हैं, और उसका डिमांड कैसा है। देखो एक तो ये चीज होता है, दूसरा ये चीज होता है कि जो हमारे कंट्री में या हमारे वर्ल्ड में पीपल आर द प्राइस सेंसिटिव, प्राइस के हिसाब से वो प्रोडक्ट को कई बार परचेज करते हैं। किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस जितना ज्यादा लो होगा उसका डिमांड उतना ज्यादा हाई होगा। अगर प्राइस का वही वाइस वर्सा, प्राइस हाई डिमांड लो, प्राइस लो डिमांड हाई, तो दिस इज द बेसिकली इनवर्स रिलेशनशिप होता है डिमांड में और प्राइस में। जितना ज्यादा प्राइस हाई रखिएगा उतना ज्यादा डिमांड कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिमांड का कर्व देख लो, पेज नंबर 257 में दिया हुआ है।
यहाँ पर एक सिचुएशन दिखाया जा रहा है, एक आपका ग्राफ बना हुआ है जहां पर दिखाया जा रहा है कि आपका जो प्रोडक्ट का प्राइस है अगर वो हाई है, अगर जितना ज्यादा हाई होगा डिमांड उतना ही ज्यादा बेसिकली कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस इन लोगों ने लगा दिया है कि जैसे ये रिलेशनशिप भी तभी काम आएगा, प्राइस और डिमांड रिलेशनशिप, जब सब कुछ स्टेबल होगा, यानी कंज्यूमर्स भी स्टेबल हैं, कंज्यूमर का बाइंग पावर भी स्टेबल है। बाइंग पावर स्टेबल का मतलब क्या है कि मान लो कि कोई, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को आपको बताती हूँ कि किस तरीके से सिनेरियो है इसका। मान लो कि कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, अगर मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल टी है, उसका प्राइस हो गया है ₹500, ठीक है, तो नॉर्मल प्राइस से बहुत ज्यादा हो गया रेट, तो ऐसे केस में जो डिमांड होगा वो हो जाएगा लो। लेकिन अगर इसी का प्राइस 200 हो जाएगा तो उस केस में प्राइस हो जाएगा हाई। लेकिन ये जो रिलेशनशिप है, यानी जो इनवर्स रिलेशनशिप चल रहा है, ये दैट विल वर्क, ये तभी काम करेगा जब बाकी के दूसरे फैक्टर्स कांस्टेंट होंगे, यानी स्टेबल होंगे। यानी कि जो कंज्यूमर का इनकम है वो स्टेबल होना चाहिए, यानी अगर वो 10,000 रुपए सैलरी कमा रहा था तो उसका सैलरी आज भी 10,000 होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका सैलरी, आपका डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होगा तो कई बार प्राइस हाई होने पर भी आप प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। तो ये इनवर्स रिलेशनशिप तभी चलेगा, तभी ये इफेक्ट करेगा प्राइसिंग डिसीजन को, जब आपका बाकी का फैक्टर जैसे मार्केट का एनवायरनमेंट सेम होगा, जब आपका कंज्यूमर का बाइंग भी है पावर भी सेम होगा, बाइंग पावर यानी उनका इनकम सेम होगा, और विलिंगनेस टू बाई भी सेम होगा, यानी लोग आज भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए घूम रहे हैं और प्रोडक्ट को लेना चाह रहे हैं। ये सारी फैक्टर्स जब स्टेबल होगा तब जाकर के आपका ये इनवर्स रिलेशनशिप जो है डिमांड एंड प्राइस का, ये वर्क करेगा। क्योंकि बाकी के फैक्टर्स, अगर हम मार्केटिंग इन्वायरमेंट को ले तो अभी का इन्वायरमेंट क्या है, अभी कोरोना और कोविड का टाइम है, तो अभी का जो इन्वायरमेंट है इस केस में द पीपल हु आर वेरी वेरी पुअर और द पीपल हु आर वेरी वेरी, बोल सकते हैं, रिच, सब लोगों का भी सबसे मेजर जो अभी सबको क्या खरीदना है, मेजरली सबको खरीदना है ऑक्सीजन सिलेंडर एंड मास्क, राइट। तो बेसिकली ऐसे केस में प्राइस कितना भी हाई और लो हो, आप प्रोडक्ट को बेसिकली परचेज करेंगे ही करेंगे। तो जब भी इनवर्स रिलेशनशिप होगा, ध्यान रखना है कि बाकी के फैक्टर्स जो है वो स्टेबल हो। तो डिमांड जो है वो हेल्प करता है कि भाई प्रोडक्ट को कितना सेल करना है। अगर आपका डिमांड प्रोडक्ट का हाई होता है तो कई बार ये इससे प्रोडक्ट का प्राइस और भी लो होता जाता है, ताकि और भी ज्यादा लोग, कंज्यूमर जो है, प्रोडक्ट को खरीदे। तो डिमांड ये हो गया आपका डिमांड कर्व, जो प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशनशिप बता रहा है, ठीक है। और एक आपका एक और फैक्टर्स जो है वो कंपटीशन, जो हम लोगों ने कर ही लिया कंपटीशन के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं अब हम कि किस तरीके से पेज नंबर 262 that is going to tell what are the different kind of marketing strategy, यानी हम कौन कौन सा प्राइसिंग डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन इससे पहले कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो एक्सटर्नल में बच गए हैं। डिमांड और कंपटीशन तो हो गया, अब बायर्स का भी हो गया। बायर्स भी एक एक्सटर्नल फैक्टर में आएगा जो प्राइसिंग डिसीजन को इफेक्ट कर रहा है। बायर्स में क्या होगा, लिख लीजिए। बायर्स में क्या होगा कि बेसिकली जो प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं ना, वो उनका क्या बेसिकली बिहेवियर, उनका प्रेफरेंस क्या है, उनका नेचर क्या है। लाइक अभी का अगर मैं अभी एग्जांपल पे बोलूं तो लाइक अर्लियर द पीपल वर प्रेफरिंग डालडा, राइट, डालडा खाते थे लोग बहुत ज्यादा। नाउ देयर प्रेफरेंस आर चेंजेस टुवर्ड द रिफाइंड ऑयल, ट्रू और नॉट। तो लाइक बायर्स का प्रेफरेंस जैसा होगा वैसा ही आप प्राइस रख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप प्राइस कैसा भी रखिएगा, मतलब नॉट एक्सेसिव हाई। ऐसे भी एडेबल आइटम्स जो होते हैं ना, एडेबल आइटम वो एसेंशियल कमोडिटीज में आते हैं, तो उनके प्राइस को गवर्नमेंट रेगुलेट करता है, ना कि नॉर्मल जो आपके कंपनीज है। बट एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ कि लाइक जो बायर्स उनके प्रेफरेंस चेंज होते हैं, तो उस हिसाब से आप प्रोडक्ट भी बनाते हो और प्रोडक्ट की प्राइसिंग भी रखते हो, राइट। जैसे अभी एग्जाम्पल में आप देखिए तो जिम का बहुत ज्यादा डिमांड है, द पीपल आर प्रेफरिंग जिम बिकॉज ऑफ द हेल्थ कॉन्शियसनेस, तो उनका प्रेफरेंस थोड़ा सा साइड और बदल गया। तो लाइक यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने वे प्रोटीन और ये सब बनाना शुरू किया है, प्रोटीन एंड ऑल सप्लीमेंट्स बनाना शुरू किया। तो दे आर टेकिंग द हाई प्राइस फॉर दैट बिकॉज दे नोज कि whoever is going to the gym they are going to purchase the protein supplements, right?
तो ये एक सिचुएशन है कि बायर जो है वो आपके कैसे, उनके प्रेफरेंसेस क्या है, टेस्ट क्या है, उनका नेचर क्या है, ठीक है, उस हिसाब से, यानी कंज्यूमर की बात कर रहे हैं। और सप्लायर्स जो आपका फोर्थ एक्सटर्नल फैक्टर हुआ सप्लायर, ठीक है। अब प्रोडक्शन के लिए फर्म में आपको प्रोडक्ट का सप्लाई होना बहुत जरूरी है कि प्रोडक्ट जो है वो हमेशा सप्लाई होता रहे, मिलता रहे। अगर आपने सप्लायर जो है वो रॉ मटेरियल का प्राइस को हाई कर देता है, ठीक है, यानी रॉ मटेरियल जो है आपको एक्सपेंसिव मिलना शुरू होगा, तो ऐसे केस में आप प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो हाई कर दोगे, क्योंकि आप अपने पॉकेट से पैसा तो दोगे नहीं। लेकिन अगर वो प्राइस लो करता है तो इन दैट केस आप उसका प्राइस भी लो कर सकते हो। तो मतलब यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही की बात हो रही है। सप्लायर्स जो है वो जिस तरीके से प्राइस को लो और हाई करेगा, वैसे ही आप प्रोडक्ट के प्राइस को लो और हाई कीजिएगा, इन शॉर्ट, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे प्राइस हाइक हुआ था अभी डीजल का, अब जैसे ही डीजल का प्राइस हाइक होगा, जैसे ही डीजल का प्राइस हाइक हुआ, वैसे ही आपके ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट हाई हो गया, है ना। ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट जैसे ही हाई हुआ, यानी कि आपका ऑटोमेटिकली दूसरे मटेरियल्स पे भी उसका इफेक्ट होना शुरू हो गया, जैसे वेजिटेबल्स पे, फ्रूट्स पे, जो भी ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स उस पे, है ना। और आपका ऑटो फेयर भी इंक्रीज, अभी पेट्रोल का रेट बढ़ा तो देखा था, ऑटो फेयर भी इंक्रीज हो गया। So like in short we can say that the supplier of the raw material or the supplier or can be can be affect pricing decision of any firm, ठीक है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक कंडीशन, यानी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है किसी भी कंट्री का, अगर महंगाई बढ़ गई, इन्फ्लेशन है, आपके पास फॉरेन एक्सचेंज की सुविधा कम हो गई है, एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा हाई नहीं है, इंपोर्ट हाई हो गया है, दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट हो रहे हो आप प्रोडक्ट्स के लिए, तो ऐसे केस में महंगाई आ जाती है, इन्फ्लेशन हो जाता है, ठीक है। और कई बार टैक्स वैक्स भी बढ़ जाते हैं, तो वहां पर भी सिचुएशन ये होता है कि बेसिकली आप प्रोडक्ट का प्राइस हाई रखिएगा, लो रखिएगा। और फिर ये हो गया आपका इकोनॉमिक कंडीशन। सिक्स्थ है आपका गवर्नमेंट रेगुलेशन, ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर थे, गवर्नमेंट रेगुलेशन, इकोनॉमिक कंडीशन, कंपटीशन, डिमांड, बायर, सप्लायर, दीज 6 आर द एक्सटर्नल फैक्टर। और इंटरनल फैक्टर्स में आपके कौन कौन से आएंगे, आपका मार्केट स्ट्रक्चर आएगा, फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव आएगा, फिर आपके मार्केटिंग मिक्स आएंगे, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आएंगे, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आएंगे। तो ये सारा आपका क्या हो गया, आपका ये सारे फैक्टर्स थे जो प्राइसिंग डिसीजन को इफेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ और भी तरीके या स्ट्रैटेजी पढ़ने वाले हैं कि बेसिकली प्राइसिंग जो ऑब्जेक्टिव है या फिर बहुत सारी स्ट्रैटेजी है जो कंपनी अडॉप्ट करती है प्राइस के लिए, तो उसमें से कुछ स्ट्रैटेजीज के बारे में गिवन है, 262 पेज नंबर निकाल लीजिए। इसमें कुछ चीजें गिवन है, न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, ऑड इवन प्राइसिंग, प्रमोशनल प्राइसिंग, लॉस लीडर प्राइसिंग एंड सुपरफिशियल डिस्काउंटिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो कंपनी है कंसर्न है क्योंकि वो मार्केट में एंटर हो रही है, यानी कि जो प्रोडक्ट है जो वो पहली बार लॉन्च कर रही है मार्केट में। तो जब न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग होगा तो यानी आप दो ही तरीके की स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट कीजिएगा, या तो आप प्रोडक्ट का प्राइस हाई रखिएगा जिसको हम कहते हैं स्कीमिंग प्राइसिंग या प्राइस स्कीमिंग, ठीक है। और सेकंड आपका होता है आपका प्राइस पेनिट्रेटिंग या पेनिट्रेशन प्राइस, पेनिट्रेशन प्राइस एक पेनिट्रेशन प्राइसिंग होता है और एक प्राइस स्कीमिंग होता है, जो हम लोगों ने पहले भी क्लास में किया हुआ होगा। हामिद आपको याद होगा, आप ही ने पूछा था सबसे पहले इसके बारे में, है ना। अभी आप मार्केट में इंटर हो रहे हैं कहीं कोई नया प्रोडक्ट को लेकर के, तो ऐसे केस में आपको उस प्रोडक्ट का क्या प्राइस रखना है जिसके बारे में बात कर रहे थे। अब यहाँ स्कीमिंग प्राइस स्कीमिंग और पेनिट्रेशन प्राइसिंग में क्या डिफरेंस है। तो स्कीमिंग प्राइस जो है उसका मतलब होता है कि जब आप मार्केट में कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट लेकर इंटर हो रहे हैं और वो प्रोडक्ट का जो प्राइस है आप एट दैट टाइम क्या रखिएगा, हाई रखिएगा, ताकि आपका जो मेन एम होगा कि वो कुछ ही कस्टमर को आप टारगेट कीजिएगा और आप सोचिएगा कि तुरंत से मुझे ज्यादा बेसिकली कंज्यूमर से ज्यादा आपको पैसे के लिए और रिटर्न के लिए आप ज्यादा कंसर्न रहेंगे। छोटी कंपनी ज्यादातर स्कीमिंग प्राइस के साथ एंटर होती है और स्कीमिंग प्राइस वो भी यूज करते हैं जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस होते हैं, यानी कि वैसी कंपनीज यूज करेंगे जो नए टेक्नोलॉजी के साथ एंटर हो रही हैं, ताकि जो कंज्यूमर है वो प्राइस भी हाई देने के लिए रेडी हो। तो यहाँ पर जो स्कीमिंग प्राइस होंगे वो हाई प्राइस या पॉसिबली हाई प्राइस लेती हैं और इनका जो मेन एम होगा वो कुछ टारगेट कस्टमर को टारगेट करना होगा, यानी कुछ कस्टमर या पोटेंशियल कस्टमर को टारगेट करना होगा
जो अप्रोच जो है ये प्रोडक्शन का, ये इंट्रोडक्शन स्टेज में ही काम आता है कि आप कितने रुपीस में प्राइस जो है आप क्या सेट कर रहे हैं, कितना प्राइस हाई रख रहे हैं, ठीक है। और ये एक तरीके से आपके प्राइस स्कीमिंग जो है ये ज्यादातर बड़ी कंपनीज अडॉप्ट नहीं करती है, छोटी कंपनीज अडॉप्ट करती है या फिर टेक्नोलॉजिकल बेस्ड कंपनीज अडॉप्ट करती है, ठीक है। जैसे एप्पल हो गया या कोई भी फोन जब हाई टेक्नोलॉजी के साथ मार्केट में एंटर होता है, इन दैट केस उनको पता है कि कंज्यूमर प्रोडक्ट को परचेज करेगा, क्योंकि अभी जैसे डिमांड 5G का है तो 5G वाला प्रोडक्ट कंज्यूमर खरीद लेगा। एक स्कीमिंग का मतलब होता है इन इनिशियल स्टेज द कंपनी इज टेकिंग हाई प्राइस फॉर द प्रोडक्ट लाइक टेक्नोलॉजिकली एडवांस प्रोडक्ट एंड देयर मेन टारगेट इज सम कंज्यूमर, दे आर टारगेटिंग ऑन द पोटेंशियल कंज्यूमर, ठीक है। But in the next case, they are not thinking about the market share, but they are thinking about the return on investment and the amount कि जल्दी से जल्दी पैसे मिले उन्हें, ठीक है। And the next one is penetration pricing. Penetration pricing का मतलब क्या होता है कि जब आप मार्केट में एंटर हो रहे हो यानी इंट्रोडक्शन स्टेज पर हो, तो ऐसे केस में आप प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखोगे, लो रखोगे। Why we need to fix the price at the low? बिकॉज हमारा जो मेन एम होगा ये होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर बनाए, ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स को बनाए, मतलब ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स जो है हम हमारे प्रोडक्ट को परचेज करें, जल्दी से हमारा प्रोडक्ट मार्केट में स्प्रेड हो जाए, क्लियर है ना। तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग जो अप्रोच है कि कॉम्पिटिटिव और जो दूसरे कंपनीज जो है वो प्रोडक्ट जो उनका प्राइस है प्रोडक्ट का उससे हम लो रखें, और स्कीमिंग इज समथिंग जहां प्राइस आप हाई रखते हो, ठीक है। यहाँ पर इसका जो मेन बेनिफिट ये है कि यहाँ पर आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा हाई प्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी बहुत सारा प्रोडक्ट बना रहे हो, बहुत ज्यादा कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, बहुत ज्यादा मार्केट शेयर बनाना चाहते हो, तो ये बेसिकली इसका एम है। और इसीलिए जब आप ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं तो लो कॉस्ट पड़ रहा है आपको पर पर्सन, तो इसीलिए आप इजिली उसको सस्ते रेट में भी मार्केट में बेच रहे हो। तो यहाँ प्राइस स्कीमिंग और प्राइस पेनिट्रेशन दोनों समझ में आ गया कि क्या होता है डिफरेंस। यस मैम। नेक्स्ट लिखिए, एक तो पहले लिखिए ऑड इवन प्राइसिंग, पहले इसको बहुत ये मजा आएगा पढ़ने में, ऑड इवन प्राइसिंग। ऑड इवन प्राइसिंग, अच्छा तो ऑड इवन प्राइसिंग, अच्छा आप लोग कभी ब्रांडेड शॉप में आप जाते होंगे तो देखते होंगे 999 लिखा होता है, 899, 299, 399, तो ये एक बेसिकली ऑड प्राइसिंग होता है जहां पर आप प्राइसिंग या फिर कह सकते हैं कि जहां पर आप प्रोडक्ट का प्राइस जो है ना वो इस तरीके से सेट कर रहे हो जैसे कि पता लग ही नहीं रहा है कि वो बेसिकली 700 रुपए का है या वो 600 रुपए का है ना। तो मार्केटर जो है कई बार प्रोडक्ट का प्राइस सेट करता है सर्टेन नंबर के साथ, और एजम्पशन ये है कि इस तरीके से प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा सेल हो सकता है, ठीक है। जैसे 99.95 कंज्यूमर व्यू इट नॉट एज 100 बट एज सर्टेन कंज्यूमर अट्रैक्टेड मोर बाय ऑड नंबर, यानी कि अब यहाँ 99.95 का मतलब अगर हम लोग निकाले राउंड करें इसको तो ये 100 ही रुपए बनेगा, लेकिन कंज्यूमर जो है वो ये नहीं मानेगा कि ये 100 रुपए का। एक तरीके से पता है, मैं बता देती हूँ, ऑड इवन प्राइसिंग को भी साइकोलॉजिकल प्राइसिंग कहा जाता है, लेकिन आपके बुक में इसको डिफरेंशिएट करके दिया गया है, इसीलिए मैं इसको अलग से बता रही हूँ। अदरवाइज जो इस तरीके की प्राइसिंग होती है दैट इज ऑल्सो नोन एज साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ऑड प्राइसेस जो है वो ज्यादातर प्रेफर किए जाते हैं आपके इवन प्राइसिंग से, ठीक है। ये एजम्पशन सिर्फ यही है, मतलब ये कोई एजम्पशन है, ये कोई सपोर्ट नहीं है किसी रिसर्च के द्वारा और फाइंडिंग नहीं है, लेकिन ये सिर्फ माना जाता है कि जो प्राइसेस फेवर होते हैं, मतलब इस तरीके के प्राइसेस को ज्यादा फेवर दिया जाता है और ज्यादातर इसकी सेल होते हैं, और प्रोडक्ट इमेज जो है ना ऐसा कंज्यूमर मानती है कि ये एक अच्छा ब्रांडेड प्रोडक्ट है, क्योंकि आप मेजॉर ब्रांडेड प्रोडक्ट में ये सारी चीजें मिलती हैं, तो आप हमेशा सोचेगा कि अरे मैं प्रोडक्ट ले रहा हूँ ना, माइंड सेट हो जाता है। हाँ माइंड सेट हो गया, तो ये एक तरीके से ऑड इवन प्राइसिंग, ठीक है, जहाँ 100 रुपए हो या 99 रुपीज इस तरीके से आप फिक्स करते हैं। एक होता है आपका साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग में जहां पर ये प्राइसिंग सुटेबल कब है, जब आप कंज्यूमर को बेसिकली किस तरीके से टारगेट करने की कोशिश करते हैं, जब आप सोचते हैं कि बस कंज्यूमर के लिए परचेज नहीं है, दैट इज अ काइंड ऑफ इमोशन, इमोशनल फैक्टर को आप ज्यादा ध्यान में रखते हैं ना कि रेशनल। सी रेशनल इज समथिंग जो मैंने आप लोगों को बताया था, पैट्रनेज, रेशनल एंड इमोशनल। So rational is something where we are using our mind and we are always thinking about the suitability, durability, its economic price kitna hona chahiye. But in the case of the emotional factor, we are not thinking about these things. We are thinking about love, affection and all.
तो यहाँ पर वही सिचुएशन सेम आ रहा है कि यहाँ पर जो साइकोलॉजिकल प्राइसिंग ऐसा सेट करती है कंपनी कि जो भी खरीदने वाला है ना, वो उसको बेसिकली एक परचेज और एक प्रोडक्ट ना माने, उसको एक फीलिंग और एक अटैचमेंट की तरह ले। एग्जाम्पल में बताती हूँ कि कई बार ऐसे होते हैं बच्चे, दे आर परचेजिंग गिटार, व्हाई दे आर परचेजिंग गिटार, दैट इज नॉट अ प्रोडक्ट विद द स्ट्रिंग्स, बट दैट इज अ काइंड ऑफ इमोशन दैट यू कैन सिंग अ सॉन्ग विद दैट, राइट? सो दिस इज अ काइंड ऑफ थिंग विच द कंपनी इज टारगेटिंग। तो ये चीजें हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल में कुछ ऐसी भी कंपनीज हैं जो क्या करती हैं, कुछ टर्म्स यूज कर लेती हैं, जैसे के लिए कुछ मैरिज पर्पस के लिए तनिष्क जो एक अलग ब्रांड बना देता है, ठीक है। अब जैसे आपके एक और है मान्यवर है कपड़ों का, वो मोहेउस लेकर आया विद द बाई टुगेदर, मतलब ब्राइड एंड ग्रूम एक साथ इकट्ठे जाके शॉपिंग कर सकते हैं। तो दिस काइंड ऑफ प्राइस जो इस यहाँ पर जो बेसिकली टर्म्स जो है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग का, लाइक सिर्फ कंज्यूमर को कनेक्ट करने की कोशिश करना किसके साथ, बाकी के अदर बेसिकली इमोशंस के साथ टर्म्स वगैरह यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल प्राइसिंग ये हो गया कि जब जान रहे हैं कि इस तरीके की चीजें हो रही है तो उसमें प्राइस आप हाई भी रख सकते हो, लाइक इफ यू नो दैट द पीपल आर गोइंग टू प्रेफर द प्रोडक्ट, यू कैन पुट अ हाई प्राइस फॉर दैट, ठीक है। एक इमेज बताना, प्राइस जो है वो समटाइम जो है एक इंडिकेटर होता है क्वालिटी का, कि लाइक अगर हाई प्राइस है तो अच्छी क्वालिटी होगी। कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करना, डिफरेंशिएशन करना, ठीक है, डिफिकल्ट हो जाता है, तो ऐसे केस में आप साइकोलॉजिकल प्राइसिंग को यूज कर सकते हैं। लेकिन साइकोलॉजिकल प्राइसिंग हर प्रोडक्ट पे सुटेबल नहीं है, दिस इज सुटेबल ओनली विद द फ्यू प्रोडक्ट्स, राइट। कुछ प्रोडक्ट के साथ साइकोलॉजिकल प्राइसिंग सुटेबल है। लाइक एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हो, जैसे कुछ प्ले के लिए गिटार वगैरह बताया मैंने आपको, क्लोथ्स वगैरह भी हो सकती है थोड़ी बहुत। तो ये सारी चीजें आपकी साइकोलॉजिकल प्राइसिंग में आती है। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग को ये मैं एक बार और भी डिफाइन करूंगी, ठीक है। अब आपका आता है लॉस लीडर प्राइसिंग। लॉस लीडर प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, समटाइम कुछ लार्ज जो रिटेल आउटलेट्स हैं वो यूज करते हैं इसको, लॉस लीडर प्राइसिंग, ठीक है, ताकि इंक्रीज कर सके वो स्टोर के ट्रैफिक को। इंक्रीज स्टोर ट्रैफिक यानी ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स उन पे आ सके, उनके स्टोर पे आ सके, ठीक है। ऐसे तो ये जो अट्रैक्ट करना है, इंक्रीज द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स एंड सेल द रूटीनली परचेज प्रोडक्ट विल राइज द इंक्रीज सेल वॉल्यूम एंड प्रॉफिट। यानी लॉस लीडर प्राइसिंग का जो मेजर एम है कि आप ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स को अपने कंज्यूमर, लॉयल कंज्यूमर बना सके। और यही चीज पता है किसने अडॉप्ट किया था? Any idea who adopted this? A very renowned company adopted this strategy, that is Jio. Jio ने यही चीज अडॉप्ट किया था। उन्होंने क्या किया, उसने सिर्फ भीड़ जमा करने के लिए, यानी इन शॉर्ट उन्होंने सिर्फ कंज्यूमर को टारगेट किया, कंज्यूमर्स को बनाने के लिए उन्होंने 1 साल तक फ्री का सर्विस दिया, डेटा दिया, ठीक है। और अब ऐसा सिचुएशन हो गया है कि लोग रिपीटेटिव परचेज कर रहे हैं जियो को, राइट। अब यहाँ पर जब उनको पता है कि जब उनको एक बार कंज्यूमर उनके बन गए हैं, तो कंज्यूमर इतनी फास्टली जो है ना वो चेंज और स्विच नहीं करेगा दूसरे ब्रांड की तरफ, दूसरे कनेक्शन के तरफ, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो गया लॉस लीडर स्ट्रैटेजी का, ठीक है, जहां पर आपका मेन एम होता है सिर्फ कंज्यूमर्स बनाना, जितने ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर वो बन जाए, फिर वो एक हैबिचुअल कंडीशन में आ जाए जो वो रिपीट करे परचेज को, बार बार आपके प्रोडक्ट को, कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदे। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज थी, न्यू प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी एंड न्यू प्रोडक्ट सेटिंग जो स्ट्रैटेजी, स्कीमिंग एंड पेनिट्रेशन प्राइसिंग, साइकोलॉजिकल ऑड इवन प्राइसिंग एंड द लॉस लीडर प्राइसिंग। एक प्रमोशनल प्राइसिंग बच गया है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी और भी टाइप की प्राइसिंग है, वो सबको हम कवर कर लेंगे, ठीक है। कोई डाउट है?